The potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeter is U. If the spring is stretched by 8 centimeter, the potential energy stored in it. तो देखिए जब जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग के लिए है, जब 2 सेंटीमीटर इसको स्ट्रेच करेंगे तो यू होगी। 8 सेंटीमीटर पे कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हमको फाइंड करनी है। तो गिवन एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये x एक्सपेंशन हम ले रहे हैं, u इनिशियल इसको हम लेते हैं, ये u होगी। और जब इसको हम x 8 सेंटीमीटर पुल करेंगे तो u की वैल्यू कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर का फार्मूला लगाएंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ के एक्स की वैल्यू 2 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद सेकेंड कंडीशन लेंगे, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ये u डैश इज इक्वल टू होगा हाफ के 8 का स्क्वायर करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं, इसको सेकेंड में हम फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो u डैश डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ के 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई हाफ के 2 का स्क्वायर 4। तो हाफ के कैंसिल हो जाएगा और 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो u डैश की वैल्यू आएगी 16u के इक्वल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सीलेशन हमको फाइंड करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहाँ से वेलोसिटी की इक्वेशन हो जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सीलेशन की इक्वेशन आएगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्सीलेशन की इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखिए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा जो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होता है माइनस का साइन ओमेगा टी, तो ये माइनस यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो ये एक्सीलेशन की इक्वेशन आएगी और ये वेलोसिटी की इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट लिख देते हैं, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पर देखिए जो वेलोसिटी की इक्वेशन है और ये एक्सीलेशन की, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है ये देखिए दोनों कॉस में चेंज कर दी हमने, वेलोसिटी और एक्सीलेशन। तो बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी फोर्थ, तो सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फेज डिफरेंस जो मिलेगा वो पाई बाई 2 का होगा। तो डेल्टा फाई की वैल्यू होती है पाई बाई 2 के इक्वल। ए पार्टिकल एक्सिक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विद एन एम्पलीट्यूड ए। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी, द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और इसका ये एम्पलीट्यूड दिया है ए। इक्विलिब्रियम से इसकी हाफ डिस्टेंस ए बाई 2 तक जो टाइम लगेगा वो हमको फाइंड करना है। टोटल टाइम कैपिटल टी है टाइम पीरियड, तो इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, गिवन एम्पलीट्यूड ये ए दिया है, टाइम पीरियड ये कैपिटल टी दिया है।
इक्विलिब्रियम से मिड पॉइंट तक का टाइम फाइंड करना। तो यहाँ पर हम इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा a/2, ये हाफ डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा। यहाँ पे स्मॉल ए था, मैंने कैपिटल ए ले लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए साइन ओमेगा टी, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और ये साइन ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t इंटू स्मॉल टी, ये स्मॉल टी हमको फाइंड करना है। π/2 साइन में जो वैल्यू होती है, ये साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी साइन π/6 इज इक्वल टू साइन 2π/T इंटू स्मॉल टी होगा। इसको कंपेयर करेंगे तो π/6 इज इक्वल टू 2π/T इंटू स्मॉल टी। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस कैपिटल टी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से स्मॉल टी की जो वैल्यू आएगी t/12, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। A mass of 10 gram is connected to a massless spring, then time period of small oscillation is 10 seconds. If 10 gram mass is replaced by 40 gram mass is same spring, then its time period will be। तो देखिए एक मास है 10 ग्राम का, एक मासलेस स्प्रिंग से कनेक्ट है, और इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 10। अब इस 10 ग्राम मास को 40 ग्राम मास से रिप्लेस किया जाएगा, तो नया टाइम पीरियड हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिख लेंगे। गिवन m मास जो दिया गया है इसको m1 ले लेते हैं, ये 10 ग्राम है, और जो पहले टाइम होगा t1 ये 10 सेकेंड है। m2 जो सेकेंड मास है वो 40 ग्राम है, और सेकेंड टाइम t2 हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे, t इज इक्वल टू 2π/m/k। तो t की जगह पे हम लिखेंगे 10, 2π/m की वैल्यू है 10 ग्राम और डिवाइडेड बाई k, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकेंड हमको t2 फाइंड करना है, ये हो जाएगा 2π/m की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई k, तो 40 में 4 इंटू 10 होगा, तो ये 2 रूट के बाहर हो जाएगा, तो ये 4π हो जाएगा √10/k। अब सेकेंड इक्वेशन में हम फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा t2 डिवाइडेड बाई 10, ये 4π√10/k डिवाइडेड बाई 2π√10/k, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10/k। 2π से डिवाइड करेंगे 4π में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सेकेंड केस में जो टाइम पीरियड t2 की वैल्यू होगी वो 20 सेकेंड आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। The elongation of a spring is 1 centimeter and its potential energy is capital U. If the spring is elongated by 3 centimeter, then potential energy will be। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको x इज इक्वल टू, यानी जो इलोंगेशन होगा 1 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल एनर्जी U दी है, 3 सेंटीमीटर जब इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन ये डेल्टा x1 1 सेंटीमीटर पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ये U है। डेल्टा x2 3 सेंटीमीटर जब एलोंगेशन होगा तो ये
U हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। U इज इक्वल टू हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो ये U इनिशियल हाफ के 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। और इसके बाद सेकेंड हमको फाइंड करना है जब 3 सेंटीमीटर होगा इलोंगेशन। तो यहाँ पर एक डेल्टा एक्स की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। तो ये दो इक्वेशन आ जाएंगी। सेकेंड इक्वेशन में हम फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो ये हाफ के इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ के। तो हाफ के कैंसिल हो जाएगा। ये u इनिशियल की वैल्यू u है। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी u फाइनल, यानी जब इलोंगेशन 3 सेंटीमीटर होगा तो 3 का स्क्वायर 9u के इक्वल हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। In simple harmonic motion, which one of the following quantity has constant ratio with acceleration? तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में इनमें से कौन सी क्वांटिटी एक्सीलेशन के साथ कांस्टेंट वैल्यू देगी वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम SHM की इक्वेशन लिखते हैं। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहाँ से एक्सीलेशन निकालेंगे। ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी वेलोसिटी होगी। और एक्सीलेशन निकालेंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये एक्सीलेशन होगा। तो एक्सीलेशन में जब हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करें ए बाई टी यानी टी से डिवाइड करेंगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी साइन ओमेगा टी ये वेरिएबल आएगा। सेकेंड को हम चेक करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो a बाई एक्स होगा डिस्प्लेसमेंट। तो a की वैल्यू है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी में हम डिवाइड करेंगे a साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर होगी। और ओमेगा कांस्टेंट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ए बाई एक्स जो वैल्यू आएगी ये कांस्टेंट होगी। यानी सेकेंड ऑप्शन जो होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ में एक्सीलेशन से जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। The potential energy of a spring when stretched by a distance x is E. The energy of the spring when stretched by x by 2. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक स्प्रिंग है, उसको हम जब x डिस्टेंस स्ट्रेच करेंगे यानी x एक्सपेंशन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी E होगी। जब इसको हम x बाई 2 स्ट्रेच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो हमें फाइंड करना है। तो जो इसमें गिवन है उसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स पे पोटेंशियल एनर्जी u की वैल्यू E है। जब x डैश ये x बाई 2 हो जाएगा तो u डैश ये पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये E इज इक्वल टू है हाफ के एक्स स्क्वायर के। इसके बाद हम x इज इक्वल टू एक्स डैश की वैल्यू x बाई 2 पुट करेंगे। तो ये u इज इक्वल टू हाफ के एक्स बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन आएगी। अब सेकेंड में हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो u बाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 के एक्स स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा 1 बाई 2 के एक्स स्क्वायर। तो ये 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू 1/4 बचेगी।
तो u की वैल्यू इस e को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये E बाई 4 आ जाएगी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो E बाई 4 का मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। A particle is executing simple harmonic motion of frequency 300 Hz and with amplitude 0.1 centimeter. Its maximum velocity will be। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमको दिया गया है एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 300 हर्ट्ज दी है और एम्पलीट्यूड 0.1 सेंटीमीटर है। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन फ्रीक्वेंसी दिए f इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज और एम्पलीट्यूड दिया है a इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। इसमें हमको मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। v मैक्स इज इक्वल टू होता है a ओमेगा। a एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0.1 ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 0.1 इंटू 2 पाई इंटू f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी है 300। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 इंटू 2 हो जाएगा 600 इंटू 0.1। तो ये वैल्यू आ जाएगी v मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल की ये 60 पाई के इक्वल होगी। तो 60 पाई और ये यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड क्योंकि एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में दिया है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। A particle is executing simple harmonic motion of frequency 300 Hz and with amplitude 0.1 centimeter. Its maximum velocity will be। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमको दिया गया है एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 300 हर्ट्ज दी है और एम्पलीट्यूड 0.1 सेंटीमीटर है। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन फ्रीक्वेंसी दिए f इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज और एम्पलीट्यूड दिया है a इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। इसमें हमको मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। v मैक्स इज इक्वल टू होता है a ओमेगा। a एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0.1 ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 0.1 इंटू 2 पाई इंटू f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी है 300। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 इंटू 2 हो जाएगा 600 इंटू 0.1। तो ये वैल्यू आ जाएगी v मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल की ये 60 पाई के इक्वल होगी। तो 60 पाई और ये यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड क्योंकि एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में दिया है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। Which of the following equation does not represent a simple harmonic motion? तो देखिए इस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को चेक करेंगे। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल फॉर्म अप्लाई करेंगे d2y अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल फॉर्म होता है एसएचएम का। अगर इसको किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो एसएचएम की इक्वेशन होगी। अब हम इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी टी करेंगे। तो यहाँ पर
ए साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा। फिर इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो एक ओमेगा आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब इस इक्वेशन में जो हम पुट करेंगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू है, प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी। अब ये प्लस का माइनस का इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू ये b cos ओमेगा टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा ये b cos ओमेगा का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ये ओमेगा आएगा, तो ये डी वाई बाई डी टी की वैल्यू होगी। अब इसके बाद इसका जो हम फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू होगी माइनस बी ओमेगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ये ओमेगा होगा तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा। अब डिफरेंशियल फॉर्म जो इक्वेशन की होती है उसमें हम पुट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर ये है माइनस का बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई की वैल्यू पुट करेंगे बी कॉस ओमेगा टी। तो देखिए ये निगेटिव और पॉजिटिव इक्वल वैल्यू है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब हम इसके बाद थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू ये थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, तो ये डी वाई बाई डी टी होगा, पहले निकालेंगे तो ये ए साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा, प्लस बी कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा। अब इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे ओमेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे बी ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर बी कॉस ओमेगा टी। ये
प्लस माइनस इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये थर्ड इक्वेशन भी कैलकुलस डिफरेंशियल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है। तो तीसरी इक्वेशन भी एसएचएम की इक्वेशन होगी। अब इसके बाद हम फोर्थ इक्वेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन है y इज इक्वल टू a tan ओमेगा टी। तो यहाँ से सबसे पहले हम dy बाई डी टी फाइंड करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे a tan ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये सेक स्क्वायर ओमेगा टी होगा, और ओमेगा टी का करेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हम दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो ए ओमेगा कॉमन होगा, डी वाई डी टी इसको हम लिखेंगे सेक ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो ये ए ओमेगा ये एक्स टू पावर एन के टाइप में होगा, तो ये टू सेक ओमेगा टी होगा, और फिर सेक ओमेगा टी का करेंगे तो ये सेक ओमेगा टी tan ओमेगा टी होगी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये ओमेगा आएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2a ओमेगा स्क्वायर सेक स्क्वायर ओमेगा टी tan ओमेगा टी। तो ये डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब हम जब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में पुट करेंगे, ये डी टू वाई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 में। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 इसकी नहीं आएगी, क्योंकि ये 2a ओमेगा स्क्वायर सेक स्क्वायर ओमेगा टी tan ओमेगा टी है, और प्लस ये ओमेगा स्क्वायर वाई की वैल्यू है a tan ओमेगा टी, और ये कहाँ पे कैंसिल नहीं होंगे तो ये 0 नहीं होगी। तो यहाँ पर जो फोर्थ इक्वेशन है ये एसएचएम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को चेक करेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल फॉर्म अप्लाई करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल फॉर्म होता है एसएचएम का। अगर इसको किसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है तो एसएचएम की इक्वेशन होगी। अब हम इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी टी करेंगे तो यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का करेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा। फिर इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो एक ओमेगा आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब इस इक्वेशन में जो हम पुट करेंगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू है, प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी। अब ये प्लस का माइनस का इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू ये b cos ओमेगा टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा ये b cos ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ये ओमेगा आएगा, तो ये डी वाई बाई डी टी की वैल्यू होगी।
अब इसके बाद इसका जो हम फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये d2y/dt², तो ये वैल्यू होगी माइनस बी ओमेगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ये ओमेगा होगा तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा। अब डिफरेंशियल फॉर्म जो इक्वेशन की होती है उसमें हम पुट करेंगे तो d2y/dt² ये है माइनस का बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई की वैल्यू पुट करेंगे बी कॉस ओमेगा टी। तो देखिए ये निगेटिव और पॉजिटिव इक्वल वैल्यू है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब हम इसके बाद थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। ये थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू ये थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, तो ये dy/dt होगा, पहले निकालेंगे तो ये a साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा, प्लस b कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा। अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे d2y/dt², तो यहाँ पर ये a ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे ओमेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे बी ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो d2y/dt² की जगह होगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। तो ये माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर बी कॉस ओमेगा टी। ये प्लस माइनस इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये थर्ड इक्वेशन भी कैलकुलस डिफरेंशियल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है, तो तीसरी इक्वेशन भी एसएचएम की इक्वेशन होगी। अब इसके बाद हम फोर्थ इक्वेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन है y इज इक्वल टू a tan ओमेगा टी। तो यहाँ से सबसे पहले हम dy/dt फाइंड करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे a tan ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सेक स्क्वायर ओमेगा टी होगा, और ओमेगा टी का करेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हम दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो यहाँ पर d2y/dt² जब फाइंड करेंगे तो a ओमेगा कॉमन होगा, dy/dt इसको हम लिखेंगे सेक ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो ये a ओमेगा ये x टू पावर n के टाइप में होगा, तो ये 2
सेक ओमेगा टी होगा और फिर सेक ओमेगा टी का करेंगे तो ये सेक ओमेगा टी tan ओमेगा टी होगी और ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये ओमेगा आएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2a ओमेगा स्क्वायर सेक स्क्वायर ओमेगा टी tan ओमेगा टी। तो ये d2y/dt स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब हम जब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में पुट करेंगे, ये d2y/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 में, तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 इसकी नहीं आएगी क्योंकि ये 2a ओमेगा स्क्वायर सेक स्क्वायर ओमेगा टी tan ओमेगा टी है और प्लस ये ओमेगा स्क्वायर y की वैल्यू है a tan ओमेगा टी और ये कहाँ पे कैंसिल नहीं होंगे तो ये 0 नहीं होगी। तो यहाँ पर जो फोर्थ इक्वेशन है ये SHM की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। A child swinging on a swing is sitting position stands up then the period of swing will be। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सिंपल पेंडुलम सा लिया है, स्विंग है। तो यहाँ पर जब चाइल्ड बैठा होगा तो बैठा होने की ये पोजीशन हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये बैठने की पोजीशन होगी। तो बैठे होगा तो इसका मास बॉडी का एक ही जगह पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके इस फिक्स्ड पॉइंट से काफी दूर होगा। ये एल डैश हम लेंथ लेते हैं। तो इसके लिए जो स्विंग का टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2π/L/g होता है फार्मूला। तो जब ये बैठा होगा तो हम यहाँ पर ये लेंथ एल डैश लेंगे, यानी पहले जो टाइम पीरियड होगा ये 2π/L-g होगा। अब जब इसको हम इस पे खड़ा करेंगे तो देखिए ये स्विंग में ये पोजीशन थी, इसको जब खड़ा करेंगे तो ये इसकी हाइट जो है इसमें ये बढ़ेगी। तो जब ये खड़ा होगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ इसके कंपेरिजन में ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बॉडी का होगा इस तरह से नीचे। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ जाएगा जब ये खड़ा होगा। तो उस कंडीशन में ये लेंथ इसकी सेंटर ऑफ मास की जो होगी ये L डबल डैश होगी। तो यहाँ पर टाइम पीरियड इसके सेंटर ऑफ मास से लेंगे तो ये 2π/L डबल डैश बाई जी। अब देखिए जो पहले टाइम पीरियड है ये t हमने लिया है तो इसमें L डैश है और इसमें L डबल डैश, तो L डबल डैश जो है ये लेंथ कम है L डैश के कंपेरिजन में। तो ये t डैश जो टाइम पीरियड होगा ये पहले t टाइम पीरियड के कंपेरिजन में कम होगा, यानी जब चाइल्ड इस स्विंग पे खड़ा होगा तो उस कंडीशन में इसका टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। क्योंकि ये L डैश डिक्रीज हो रहा है तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। A child swinging on a swing is sitting position stands up then the period of swing will be। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सिंपल पेंडुलम सा लिया है, स्विंग है। तो यहाँ पर जब चाइल्ड बैठा होगा तो बैठा होने की ये पोजीशन हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये बैठने की पोजीशन होगी। तो बैठे होगा तो इसका मास बॉडी का एक ही जगह पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके इस फिक्स्ड पॉइंट से काफी दूर होगा। ये एल डैश हम लेंथ लेते हैं। तो इसके लिए जो स्विंग का टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2π/L/g होता है फार्मूला। तो जब ये बैठा होगा तो हम यहाँ पर ये लेंथ L डैश लेंगे, यानी पहले जो टाइम पीरियड होगा ये 2π/L-g होगा। अब जब इसको हम इस पे खड़ा करेंगे तो देखिए ये स्विंग में ये पोजीशन थी, इसको जब खड़ा करेंगे तो ये इसकी
हाइट जो है इसमें ये बढ़ेगी। तो जब ये खड़ा होगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ इसके कंपेरिजन में ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बॉडी का होगा इस तरह से नीचे। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ जाएगा जब ये खड़ा होगा। तो उस कंडीशन में ये लेंथ इसकी सेंटर ऑफ मास की जो होगी ये एल डबल डैश होगी। तो यहाँ पर टाइम पीरियड इसके सेंटर ऑफ मास से लेंगे तो ये 2 पाई अंडर रूट एल डबल डैश पाई जी। अब देखिए जो पहले टाइम पीरियड है ये टी हमने लिया है तो इसमें एल डैश है और इसमें एल डबल डैश। तो एल डबल डैश जो है ये लेंथ कम है एल डैश के कंपैरिजन में। तो ये टी डैश जो टाइम पीरियड होगा ये पहले टी टाइम पीरियड के कंपैरिजन में कम होगा। यानी जब चाइल्ड इस स्विंग पे खड़ा होगा तो उस कंडीशन में इसका टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा क्योंकि ये एल डैश डिक्रीज हो रहा है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। द टाइम पीरियड ऑफ ए मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग इज कैपिटल टी इफ द स्प्रिंग इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड द सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द पार्ट देन द न्यू टाइम पीरियड विल बी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्प्रिंग लेंगे। ये स्प्रिंग हम ले रहे हैं, इससे ये m मास हम लटकाएंगे। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k ले लेते हैं तो इसका टाइम पीरियड जो होगा t की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट m बाई k होगी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में। तो देखिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 इक्वल ये m n o p, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, ज्यादा पास लिखा है। ये 4 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इस एक पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इसको हम k डैश लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है m प्लस n प्लस o प्लस p और इससे हम m से डिवाइड कर देंगे, k से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सभी इक्वल हैं तो n o p की जगह हम m लिख सकते हैं। तो 4m डिवाइडेड बाई m इंटू k, तो ये वैल्यू आती है 4k। यानी एक पीस का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो 4k हो जाएगा। अब इससे हम यहाँ पर ये m मास का ब्लॉक लटकाएंगे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4k है। अब इसका टाइम पीरियड लिखेंगे t डैश, तो ये 2 पाई अंडर रूट m बाई 4k। तो ये 4 रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट m बाई k। और ये देखिए 2 बाहर है, 2 डिवाइड है तो इसका हाफ हो गया। यानी जो स्प्रिंग कट करने के बाद जो टाइम पीरियड आएगा वो पहले टाइम पीरियड का आधा होगा, t बाई 2 होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। The time period of a mass suspended from a spring is capital T if the spring is cut into 4 equal parts and the same mass is suspended from one of the part then the new time period will be। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्प्रिंग लेंगे। ये स्प्रिंग हम ले रहे हैं, इससे ये m मास हम लटकाएंगे। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k ले लेते हैं तो इसका टाइम पीरियड जो होगा t की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट m बाई k होगी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में। तो देखिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 इक्वल ये m n o p, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, ज्यादा पास लिखा है। ये 4 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इस एक पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इसको हम k डैश लिखते हैं
और इसकी वैल्यू होती है m प्लस n प्लस o प्लस p, और इससे हम m से डिवाइड कर देंगे, k से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सभी इक्वल हैं तो n o p की जगह हम m लिख सकते हैं, तो 4m डिवाइडेड बाई m इंटू k, तो ये वैल्यू आती है 4k, यानी एक पीस का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो 4k हो जाएगा। इससे हम यहाँ पर ये m मास का ब्लॉक लटकाएंगे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4k है। अब इसका टाइम पीरियड लिखेंगे t डैश, तो ये 2 पाई अंडर रूट m बाई 4k, तो ये 4 रूट के बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट m बाई k, और ये देखिए 2 बाहर है, 2 डिवाइड है, तो इसका हाफ हो गया, यानी जो स्प्रिंग कट करने के बाद जो टाइम पीरियड आएगा वो पहले टाइम पीरियड का आधा होगा, t बाई 2 होगा, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। If amplitude of the particle which is executing simple harmonic motion is doubled, then which quantity will become double? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है उसके एम्पलीट्यूड को जब हम डबल करेंगे तो कौन सी क्वांटिटी इनमें से डबल होगी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है एम्पलीट्यूड के चेंज करने से। टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। जो एनर्जी होती है, एनर्जी, तो एनर्जी में टोटल एनर्जी भी आती है या पोटेंशियल एनर्जी अदर भी होती है, तो यहाँ पे हम टोटल एनर्जी का फार्मूला लगा देते हैं। तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है ये हाफ के ए स्क्वायर होती है, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है, तो ये ई टोटल होता है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड को जब डबल करेंगे तो उसका स्क्वायर है, तो एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी। वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है ए ओमेगा, तो यहाँ पर जब हम एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी में जब एम्पलीट्यूड को डबल करते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी डबल होती है। If amplitude of the particle which is executing simple harmonic motion is doubled, then which quantity will become double? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है उसके एम्पलीट्यूड को जब हम डबल करेंगे तो कौन सी क्वांटिटी इनमें से डबल होगी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है एम्पलीट्यूड के चेंज करने से। टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। जो एनर्जी होती है, एनर्जी, तो एनर्जी में टोटल एनर्जी भी आती है या पोटेंशियल एनर्जी अदर भी होती है, तो यहाँ पे हम टोटल एनर्जी का फार्मूला लगा देते हैं। तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है ये हाफ के ए स्क्वायर होती है, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है, तो ये ई टोटल होता है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड को जब डबल करेंगे तो उसका स्क्वायर है, तो एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी। वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है ए ओमेगा, तो यहाँ पर जब हम एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी में जब एम्पलीट्यूड को डबल करते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी डबल होती है। A simple pendulum is suspended from the ceiling of a vehicle. Its time period is t. Vehicle is moving with constant velocity. Then
द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी। तो इस क्वेश्चन में देखिए एक सिंपल पेंडुलम है जो कि व्हीकल से लटक रहा है, तो उस कंडीशन में इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है। और जब व्हीकल मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो उस कंडीशन में इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो इसमें जो गिवन है, गिवन जब व्हीकल रेस्ट होगा, एट रेस्ट, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ये टी है। अब इन मोशन ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, यहां पर हमको टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो देखिए रेस्ट पे सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू एट रेस्ट में जो टाइम पीरियड होगा अंडर रूट टी की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के इक्वल होगी सिंपल पेंडुलम के लिए। अब जब ये मोशन में होगा, इन मोशन, ये एट सॉरी विद कांस्टेंट वेलोसिटी लिखते हैं इसको, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सीलेशन इसका 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी जो एक्सीलेशन होगा जी इफेक्टिव, तो ये जी के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड इसको टी डैश हम लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से व्हीकल मूव कर रहा है तो इफेक्टिव एक्सीलेशन जो होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन ही होगा। तो यहाँ पर जी इफेक्टिव की वैल्यू जी के इक्वल होगी, तो जो टाइम पीरियड होगा वो टी के इक्वल होगा। तो इक्वल टू टी आएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। The ratio of kinetic energy of the particle at mean position to the point when distance is half of amplitude will be। तो देखिए इसमें रेशियो फाइंड करना है। जब मीन पोजीशन पे पार्टिकल होगा तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और जब मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड की डिस्टेंस पे होगा तो फाइंड करना। तो देखिए इसमें हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। तो ये इसका मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है और ये इसकी हाफ ए बाई 2 की पोजीशन होगी, ये हाफ डिस्टेंस होगी। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और इस पी पॉइंट पे हाफ डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसकी मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है हाफ के ए स्क्वायर के इक्वल। जनरल पॉइंट के लिए जो फार्मूला होता है, ये एक्स डिस्टेंस हम जनरल मान लेते हैं, तो एट पी पॉइंट के लिए जो फार्मूला लगेगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये ए बाई 2 का स्क्वायर करना होगा। तो ये होगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ के 3 ए स्क्वायर बाई 4। अब इसको हम रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसको काइनेटिक एनर्जी इक्विलिब्रियम लिख देते हैं और ये पी पॉइंट की। तो ये काइनेटिक एनर्जी इक्विलिब्रियम और काइनेटिक एनर्जी एट पी, तो हाफ के ए स्क्वायर में हम डिवाइड करेंगे हाफ के
3a² 4, तो इसमें हाफ के कैंसिल हो जाएगा, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 4/3 वैल्यू आएगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। Which one of the following statement is true for the velocity v and acceleration a of a particle executing simple harmonic motion? तो देखिए इसमें हमको वेलोसिटी और एक्सीलेशन में कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा वो हमें बताना है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो यहाँ पर हमने देखिए ये एक डायग्राम लिया है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और इक्विलिब्रियम पे ये v मैक्सिमम होती है। तो कौन सा करेक्ट होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो फार्मूला होता है v इक्वल टू होता है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x², ये वेलोसिटी का होता है, एक्सीलेशन माइनस ओमेगा² x। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर x की वैल्यू 0 होती है तो v मैक्स होता है a ओमेगा के इक्वल, और इक्विलिब्रियम पे x 0 होगा तो एक्सीलेशन 0 होगा। तो जहां पर v 0 होगा वहां पर a 0 होगा, ये गलत है सेकेंड। a is 0 वाट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ v, तो जहां पर एक्सीलेशन 0 है वहां पर v की कुछ भी वैल्यू नहीं होती है। देखिए एक्सीलेशन इक्विलिब्रियम पे 0 होता है, इसमें हम एट इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम पे x की वैल्यू 0 होगी तो एक्सीलेशन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर v की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो ये फर्स्ट भी गलत हो गया। v जहां पर मैक्सिमम है तो a 0 होगा। तो देखिए इक्विलिब्रियम पर v मैक्सिमम होता है और एक्सीलेशन की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। वेयर v इज मैक्सिमम a इज मैक्सिमम, तो वहां जहां पर v मैक्सिमम है वहां पर a मैक्सिमम नहीं होता है, a मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तो फोर्थ इनकरेक्ट है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। A mass of 0.5 kilogram moving with the speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring of force constant K is equal to 50 Newton per meter. The maximum compression of the spring would be। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको एक मास दिया गया है 0.5 किलोग्राम का, मूव कर रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे, ये कोलाइड करेगा, ये मासलेस स्प्रिंग दी गई, इस स्प्रिंग से कोलाइड करेगा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू 50 न्यूटन पर मीटर है, तो इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन मास दिया गया है m इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम और जो स्पीड v दी गई 1.5 मीटर पर सेकेंड दी है, स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू 50 न्यूटन पर मीटर दी है, और डेल्टा x मैक्स हमको फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हम स्मूथ सरफेस पे बॉडी मूव कर रही है, जो फोर्स लगेंगे वो सभी कंजर्वेटिव लगेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह मौजूद नहीं है, तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। इस लाइन को हम रेफरेंस ग्रेविटी ले लेते हैं, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो इसमें हम बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे।
मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ, m की वैल्यू 0.5, v की वैल्यू 1.5 का स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, फाइनल मैक्सिमम कंप्रेशन पे बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू 50 है, और डेल्टा एक्स मैक्स ये हमको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 50 को इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स मैक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये हम पॉइंट रिमूव कर दें, एक जीरो बढ़ जाएगा, और 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये 100 होगा। अब इसका हम रूट लेंगे तो डेल्टा एक्स मैक्स की वैल्यू होगी 1.5 का स्क्वायर का रूट करेंगे 1.5 डिवाइडेड बाई 100 की रूट वैल्यू आएगी 10, और 1.5 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 मीटर, ये डेल्टा एक्स मैक्स आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा एक्स मैक्स की वैल्यू 0.15 मीटर आई है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड। For a particle executing simple harmonic motion, which of the following statement is not correct? तो देखिए इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम लिया है। तो इक्विलिब्रियम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सीलरेशन 0 होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ई टोटल एनर्जी जो टोटल होती है ये हाफ के ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा, जो टोटल एनर्जी होती है ऑफ पार्टिकल रिमेन्स द सेम। सेकेंड में कह रहा है रीस्टोरिंग फोर्स, तो रीस्टोरिंग जो फोर्स होता है ये ऑलवेज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम लगता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, तो एक फिक्स पॉइंट इक्विलिब्रियम की तरफ लगता है। रीस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एफ रीस्टोरिंग का जो फार्मूला होता है माइनस के एक्स होता है, और एक्स की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन के लिए मैक्सिमम होती है ए के इक्वल। तो सबसे अधिक फोर्स जो होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे लगता है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट बताना। द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सीलरेशन मिनिमम 0 होता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, तो ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तीनों इनकरेक्ट होंगे, मतलब ये करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो v मैक्स होती है मैक्सिमम वेलोसिटी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है, यानी एट द सेंट्रल पोजीशन, और ये वैल्यू होती है ए ओमेगा की इक्वल। v मैक्स की वैल्यू सेंट्रल पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट ड्यूरिंग एसएचएम, तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कौन सी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो जो ई टोटल यानी टोटल एनर्जी जो होती है ये हाफ के ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड। A particle executing simple harmonic motion of amplitude 5 cm has maximum speed of 31.4 cm per second. The frequency of oscillation. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है पार्टिकल के लिए, उसका एम्पलीट्यूड दिया है 5 सेंटीमीटर और मैक्सिमम स्पीड दी है
4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और वी मैक्स की वैल्यू 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे वी मैक्स का। वी मैक्स इज इक्वल टू होता है ए ओमेगा, ये वैल्यू है 31.4, ए की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 2 और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एफ, ये हो जाएगा 31.4। तो इसको हम सॉल्व करें तो 5 इंटू 2 10 और इंटू 3.14, तो 31.4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी एफ इज इक्वल टू आ जाएगी एफ इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 1, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट।